Assalamu alaikum. Welcome back to the video. In our previous video हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होती है। ठीक है, मर्जिंग ऑफ टू एंटिटीज अकाउंट्स। फिर हम लोगों ने ये बात की थी कि हमारी सिंपल इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आप 0 से 20% में आप एक्वायर करते हो, आपकी सिंपल इन्वेस्टमेंट है। 20 to 50% आपकी एसोसिएट कंपनियां इक्विटी काउंटिंग करोगे, मोर देन 50% है तो सब्सिडरी है। जब भी सब्सिडरी होगी तो पेरेंट कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने हैं। फिर साथ में हम लोगों ने एक और बात की थी, हम लोगों ने ये बात की थी कि इफ़ वी हैव acquired less than 50% share but we have significant control and significant influence, और हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, लाइक वी कैन हायर वी कैन फायर द डायरेक्टर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, उस केस में भी कंसोलिडेशन करेंगे, क्योंकि अब फिर भी वो हमारी सब्सिडी है। जब हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इन दैट केस भी वो हमारी सब्सिडरी है। फिर हम लोगों ने पर्प की बात की थी, हम लोगों ने पर्प की वो बात की थी, हम लोगों ने पर्प में ये बात की, वो एलिमेंट जो हम लोगों ने अपने पास रिटेन रखा हुआ है वो पर्प है, वो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट है। जो हम लोगों ने थर्ड पार्टी को सेल कर दिया है वो पर्प नहीं है। ठीक है। फिर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस की बात की थी। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने बात की कि हम लोग पेरेंट और सब्सिडरी के अकाउंट्स को मर्ज करेंगे, हम लोग कंसोलिडेट करेंगे। सब्सिडरी के हम लोग वो नंबर्स लेंगे, वो रेवेन्यू लेंगे, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेंगे, वो एक्सपेंसेस लेंगे जो पोस्ट एक्विजिशन है, आफ्टर आफ्टर एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक्वायर की कंपनी मार्च में, ठीक है, और 30th जून ईयर एंड है, तो सब्सिडरी के हम 4 मंथ के रेवेन्यू को कंसोलिडेट करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट्स को, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी हम लोग 4 मंथ्स के लिए कंसोलिडेट करेंगे, इसी तरह सारे एक्सपेंसेस को, एटसेट्रा एटसेट्रा टिल हेयर। तो जो हमारी बात रह गई थी वो बात ये रह गई थी कि हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे अमंग पेरेंट एंड एनसीआई। एनसीआई क्या है? एनसीआई वो पार्ट है आपकी सब्सिडरी का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो इस केस में जो हम लोग एग्जांपल कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि 80% हम लोगों ने एक्वायर किया, तो 20% हमने एक्वायर नहीं किया, तो एनसीआई कितना है? 20% है। तो जो पार्ट हमने एक्वायर नहीं किया वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और उस पर किसका हक है? एनसीआई का हक है। तो डेफिनेटली हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये किया कि सब्सिडरी के सारे रेवेन्यू को हम लोगों ने ऐड किया। सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन में जो हमारे रेवेन्यूज थे हमने उसको ऐड किया, हम लोगों ने उसका 80% नहीं लिया। तो जब हम लोगों ने टोटल ग्रुप प्रॉफिट निकाल दिया, ग्रुप कंसोलिडेटेड या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया, ग्रुप प्रॉफिट निकाल लिया, तो उसके बाद पेरेंट के हिस्से में क्या आएगा? तो उसके केस में हम कैसे देखेंगे, जो भी हमारी सब्सिडरी का प्रॉफिट एंड लॉस है, उस प्रॉफिट एंड लॉस में जो इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस उसने बनाया हुआ है उसमें देखेंगे सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना है। दैट इज फॉर एग्जांपल 40,000। एनसीआई कितना था? 20% था। तो 40,000 का 20% हम लोगों ने लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? 8,000 आ गया। तो 8,000 क्या है? एनसीआई का हिस्सा है फ्रॉम सब्सिडरीज प्रॉफिट। तो बाकी सारा प्रॉफिट किसका है? पेरेंट का है। तो ग्रुप के प्रॉफिट्स में सब्सिडरी के सारे प्रॉफिट्स ऐड हुए हुए हैं, सारे रेवेन्यूज ऐड हुए हुए हैं। तो 120,000 माइनस 8,000 जो सब एनसीआई का पार्ट है, तो हम पेरेंट के हिस्से में कितना आया? 1,12,000। तो जब भी हम लोग प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सिडरी का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, उसका एनसीआई हम देखेंगे, ठीक है, एनसीआई का पार्ट कितना है? उसका 8,000 उसका बनता है। तो हम लोगों ने एनसीआई के पार्ट को ग्रुप के प्रॉफिट में से माइनस करना है, तो जो रिमेनिंग है वो किसका है? पेरेंट का हिस्सा है। ठीक है। तो ये बात हमारी रह गई थी पिछली वीडियो में। अच्छा, तो अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कोई भी चीज़ आपके पास आती है तो आप उसको कंसोलिडेट कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 472 F3 की किट में हमसे पूछता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, व्हाट वाज द ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007। जब भी हम लोगों ने क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन में हमेशा आपने रिक्वायरमेंट पहले पढ़नी है, उसके बाद आपने बाकी डिटेल्स को रीड करना है। दूसरी चीज़ क्वेश्चन करने का तरीका यह है कि ईयर एंड लाजमी आइडेंटिफाई कर लेना है। ईयर एंड लाजमी आइडेंटिफाई कर लेना है, ईयर एंड आपको बहुत काम आएगा। ठीक है। अभी आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल जी, हमारा ईयर एंड क्या है जी? ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2007। ठीक है। ईयर एंड हमारा क्या? 31 मार्च 2007, और हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हमें नंबर्स चाहिए। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब हमें ये चाहिए।
दिस वन। ठीक है, हमें ये चाहिए। अच्छा जी, एंटिटी एफ एक्वायर्ड 80% ऑफ इशूड कैपिटल शेयर ऑफ जी। एफ कौन है? एफ ने एक्वायर किया 80% किसको? जी को। कब एक्वायर किया? 1 जुलाई 2006 को। और कितना एक्वायर किया? 80%। दैट मीन्स वो हमारी सब्सिडरी है। ठीक है, तो एफ एक्वायर्ड जी, एफ एक्वायर्ड जी कितना? 80%। मोर देन 50% एक्विजिशन है तो दैट मीन सब्सिडरी है। और जब सब्सिडरी है तो हम लोग क्या करेंगे? कंसोलिडेट करेंगे अकाउंट्स को। कब एक्वायर किया? 1 जुलाई 2006। जब भी हम कंसोलिडेशन का प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट कर रहे होंगे, हमेशा ये देखेंगे कि हम हमेशा एक चीज देखेंगे, क्या वो मिड ईयर एक्विजिशन तो नहीं। इफ दैट इज एक्वायर्ड सेवरल ईयर्स अगो, तो फिर दैट मीन्स कि हम लोगों ने उसको प्रोरेट नहीं करना। अगर मिड ईयर एक्विजिशन है तो एक चीज याद रखना, सब्सिडरी के जितने भी रिजल्ट्स होंगे हम उसको प्रोरेट करके पोस्ट एक्विजिशन हम लोगों ने उसके रिजल्ट्स को ऐड करना है, ना कि प्री एक्विजिशन। ठीक है, टोटल रिजल्ट्स को ऐड नहीं करना, पोस्ट एक्विजिशन रिजल्ट्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो हम लोगों ने एक्वायर किया 1 जुलाई को, 31 मार्च उसका ईयर एंड है। तो कितने मंथ्स बनते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। ठीक है, तो 9 मंथ्स के रिजल्ट्स को हम लोगों ने क्या करना है? कंसोलिडेट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें कैसे पता चलेगी? एफ एफ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर एफ एंड जी आर 10 मिलियन एंड 4 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन एफ का रिजल्ट है, 4 मिलियन किसका है? जी सब्सिडरी का रिजल्ट है। लेकिन हमने 4 मिलियन को कंसोलिडेट नहीं करना। हमने कितना? 9 मंथ्स के रिजल्ट को कंसोलिडेट करना है। तो 4 × 9 डिवाइडेड बाई 12, 3। ठीक है, तो P प्लस एस हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है जी? ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन के बाद। अगर एक्विजिशन से पहले की सेल्स हैं तो फिर हम उसको कोई एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब सब्सिडरी बनी थी उससे पहले की सेल थी। ठीक है, तो वो उसकी सेल्स ही रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, हम लोगों ने उस दिन भी बात की थी, पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जो भी आप इंटर ग्रुप सेल्स करते हो वो आपकी सेल्स, वो आपकी परचेजेस नहीं मानी जाती। बिकॉज आप आपस में उनको कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी से प्रॉफिट नहीं कमा रहे, थर्ड पार्टी को सेल नहीं कर रहे। सेल्स वही होती हैं जो आप किसी थर्ड पार्टी को सेल करते हो। ठीक है, तो एफ मेड अ सेल्स टू जी ऑफ 1.6 मिलियन। तो इंट्रा ग्रुप सेल्स कितनी है जी? 1.6 मिलियन। पेरेंट ने किसको सेल कर दिया? सब्सिडरी को सेल कर दिया। इंट्रा ग्रुप सेल्स कितनी है? 6 मिलियन। 1.6 मिलियन, 1.6 मिलियन। ठीक है, अब साथ में एक पर्प का एलिमेंट भी है, क्योंकि हम देखें यहाँ पे जो भी इसकी एडजस्टमेंट थी, प्रॉफिट पेरेंट प्लस सब्सिडरी प्रो रेट करके माइनस इंट्रा ग्रुप सेल प्लस पर्प। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे इंट्रा ग्रुप सेल्स को। ठीक है, पर्प कितना है? वो एलिमेंट, पर्प क्या है? क्या है वो एलिमेंट जो आपने अपनी इन्वेंट्री में रिटेन रखा हुआ है। ठीक है, कहता है जी द इंट्रा ग्रुप सेल्स वर मेड एट अ मार्कअप ऑफ 25%। ठीक है, हमें एक चीज़ याद है कि जब भी मार्कअप की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 100% होती है। ठीक है, तो मार्कअप है, तो मार्कअप के केस में सेल्स 100% नहीं होंगी, मोर देन 100% होंगी। तो मार्कअप है, हमें उसने क्या दिया हुआ है जी? सेल्स ऑफ 1.6 मिलियन और 25% क्या है? मार्कअप है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125। मार्कअप निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के, तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया? 0.32 मिलियन। इस 0.32 मिलियन में से हमने अपने पास रिटेन कितना रखा हुआ है? ठीक है, एट द ईयर एंड 1 क्वार्टर ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय एफ टू जी रिमेन्ड विद इन जी इन्वेंट्री। कहता है जी जी ने एक क्वार्टर जो है आउट ऑफ 4 क्वार्टर, मतलब एक क्वार्टर उसने अपने पास रिटेन रखा हुआ है, बाकी सारा उसने सेल कर दिया। तो जो उसने रिटेन रखा हुआ है वो ही उसका पर्प है, जो उसके पास अभी तक इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है जी के पास, सब्सिडरी के पास। तो 0.32 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, तो अगर हम इस सब को आपस में नेट ऑफ करें, सम करें, P प्लस एस माइनस इंट्रा ग्रुप सेल प्लस पर्प, हमारे पास क्या आता है? 11.48 हमारा कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, जो कि ऑप्शन सी है, 11.48 मिलियन। ठीक है, इसी तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे रेवेन्यू के लिए भी। एक चीज़ याद रखना कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दो एडजस्टमेंट्स ही नज़र आ रही हैं, इंट्रा ग्रुप सेल्स एंड पर्प। ठीक है,
पर्प कहाँ कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, पर्प आपका इन्वेंट्री में, ग्रुप इन्वेंट्री में एडजस्ट हो रहा है, लाजमी एडजस्ट हो रहा है। फिर आपने देखना है सेलर कौन है, पेरेंट है, सब्सिडरी है। तो अगर पेरेंट है तो ग्रुप रिटेन अर्निंग में होगा, और सब्सिडरी है तो सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग में होगा। जब हम वर्किंग्स के ऊपर बात करेंगे, वर्किंग 1 2 3 4, तो ये वर्किंग 2 है, ये वर्किंग 2 में एडजस्ट होगा। जब हम वर्किंग की बात करेंगे तो ये वर्किंग्स में आपको नजर आएगा, ये वर्किंग 5 है। ठीक है। तो वेन एवर देर इज इंट्रा ग्रुप सेल्स, तो वहाँ उसकी क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। इन केस ऑफ कॉस्ट, इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपके रेवेन्यू में एडजस्ट होगा इंट्रा ग्रुप सेल्स। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंट्रा ग्रुप सेल्स और पर एडजस्ट होगा। ठीक है। तो इंट्रा ग्रुप सेल दो चीज़ों को बढ़ा रहा है, दो चीज़ों को वो जो है ना फोकियत दे रहा है। फोकियत नहीं आप कह सकते, मतलब दो चीज़ों दो चीज़ें उसकी वजह से बन रही हैं। एक आपका पर्प बन रहा है, दूसरा इंटर ग्रुप सेल्स बन रही हैं। तो वेन एवर देर इज़ अ प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें आप तीन चीज़ें याद रखें कि बाकी सिंपल पी प्लस एस है, लेकिन आपने ये देखना है कि मिड ईयर एक्विजिशन है, तो फिर क्या करना है, प्रो रेट करना है सब्सिडरी के रिजल्ट को, पहली बात। दूसरी बात, इफ देर इज अ इंटर ग्रुप सेल्स रेवेन्यू में से लेस होंगी, एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से भी लेस होंगी, और पर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और थर्ड बात, आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है अपने ग्रुप के प्रॉफिट्स को। आपने सब्सिडरी का प्रॉफिट लेना है, उसका एनसीआई परसेंटेज कितनी है वो लेनी है, उस एनसीआई परसेंटेज को आपने क्या कर देना है, टोटल ग्रुप प्रॉफिट में से माइनस कर देना है, तो पेरेंट का हिस्सा आपके पास आ जाएगा और एनसीआई का भी आ जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।